नमस्कार दोस्तों, नारी अनारी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की महान संस्कृतियां हिंदू, बौद्ध, रोमन और ग्रीक सभ्यता में सेक्स को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं थीं, लेकिन यह विषय वर्जित नहीं था। प्राचीन काल में वेश्यावृत्ति को उतना बुरा नहीं माना जाता था जितना कि आज। हमारे प्राचीन भारत में भी वेश्यावृत्ति को बुरा नहीं मानते थे। उस काल में वेश्या ऐसे लोगों की सेक्स इच्छा दूर करती थी जो किसी सैन्य अभियान पर हो या जिसने धर्म संस्कृति आदि के महत्वपूर्ण कार्य के लिए गृहस्थ जीवन त्याग दिया हो। इसके अतिरिक्त ये धनवान और राज परिवार के लोगों को संतुष्ट करने, उनके लिए जासूसी का कार्य और तंत्र मार्ग हेतु भी बहुत सहयोग करती थी। हमारा समाज उनको वेश्या न कहकर उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया करता था। तो आइए जानते हैं कि प्राचीन काल में वेश्याओं को किन नामों से बुलाते थे और इनके क्या कार्य थे। प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति में वेश्यावृत्ति और वेश्याओं को बुरा नहीं मानते थे, बल्कि उनका सम्मान किया जाता था। हालांकि उस काल के लोग इनको आम सामाजिक जीवन से दूर रखकर वैधानिक दर्जा देकर इसे समाज में फैलने से रोकने की युक्ति भी जरूर करते थे। प्राचीन काल में वेश्याओं को राज नर्तकी, नगरवधू, गणिका, रूपाजीवक, देवदासी के नाम से संबोधित किया जाता था। ये सभी एक जैसी होते हुए भी एक नहीं थी, सभी के कार्य अलग अलग हुआ करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं नगरवधू की। प्राचीन भारत में नगरवधू की परंपरा थी। नगरवधू का अर्थ होता है संपूर्ण नगरवासियों की पत्नी, और उस काल में नगरवधू को रानी या देवी की तरह सम्मान दिया जाता था। कहते हैं कि उस समय शहर की सभी खूबसूरत लड़कियों को एक प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा जाता था और नगर के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा उनका चुनाव होता था। जो लड़की इस प्रतियोगिता को जीतती थी उसे नगरवधू बना दिया जाता था। हालांकि नगरवधू बनने के बाद ही किसी महिला को ये पता चलता था कि ये काम कितना मुश्किल और खतरे भरा है, लेकिन ये खतरा ही उसे साहसी और राजनीतिज्ञ बनाता था। नगरवधू के लिए चुनी गई उस सुंदर स्त्री का मुख्य काम राजाओं, मंत्रियों और बड़े लोगों को नाच गाने द्वारा लोगों का मन बहलाना और शारीरिक रूप से खुश रखना होता था। नगरवधू बनने के बाद उसे फूलों से भरा बहुत बड़ा बगीचा और सभी तरह की सुविधाओं से युक्त महल मिलता था। नगरवधू के पास उसकी कई दासियां, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी होते थे। ये भी कहा जाता है कि नगरवधू के साथ रात गुजारने की कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि शाही परिवार, बहुत अमीर लोग, राजा, राजकुमारों और प्रभुओं की पहुंच के अलावा कोई अन्य इसे जुटाने की सामर्थ्य नहीं कर पाता था। लेकिन ये भी सत्य है कि यहाँ इसके अलावा नृत्य और सुरापान की विशेष व्यवस्था होती थी, जहाँ कुछ कीमत चुकाकर उसका लाभ उठाया जा सकता था। नगरवधू शब्द का चलन उस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित था जहाँ बौद्ध संघ का प्रभाव था। आचार्य चतुर्सेन ने आम्रपाली नामक एक नगरवधू पर एक उपन्यास लिखा है। इसमें वैशाली की इस नगरवधू के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन वह एक वेश्या ही थी जो आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुनियों में से एक बनी। आम्रपाली के भिक्षुनी हो जाने के बाद उसके महल और उपवनों को चातुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा था। अब बात करते हैं रूपजीवा की। रूपजीवाओं के तहत नटी वेश्याएं आती थीं जो गीत नृत्य से आम आदमी का मनोरंजन करके अपना जीवन यापन करती थी। इसके बाद है गणिकाएं। गणिकाओं में दो तरह की स्त्रियां होती थीं, एक कोठे पर रहने वाली और दूसरी निजी घरों में रहने वाली। गणिकाओं को उच्चवर्गीय, शिक्षित तथा गुणी वेश्याओं के तौर पर समझा जाता था। गणिकाओं का यद्यपि सामंत, जमींदारों, उच्चवर्गीय कुलीनों के बीच सम्मान जरूर था, लेकिन घर बाहर के दायरे में वे बाहर की प्रतिनिधि थीं, जो स्त्रियों के लिए सम्मानजनक नहीं माना जाता था। गणिका के बाद है देवदासी। देवदासी वो महिलाएं थीं जो किसी धर्म के कार्य के लिए अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर देती थी। उनका कार्य ईश्वर की सेवा, भक्ति के साथ पुजारी और उस समाज के बड़े और सम्मानित लोगों को अपने गायन, नृत्य और शारीरिक रूप से प्रसन्न। देवदासी प्रथा पर देवांगना नाम का एक उपन्यास पढ़ने को मिलता है। इन सभी नगर वेश्याओं के महल नगर क्षेत्र से बाहर होते थे और नगर में किसी भी प्रकार के अवैधानिक कार्य नहीं होने दिए जाते थे। उस काल में इस तरह की व्यवस्था को आज के कालानुसार वेश्यावृत्ति का वैधानिक और व्यवस्थित तरीका माना जा सकता है। विश्व की विकसित सभ्यताओं में से एक ग्रीक सभ्यता के साइप्रस, सिसिली, किंगडम ऑफ पोन्स और कप्पादोकिया शहर में ये प्रथाएं बड़े पैमाने पर प्रचलित थीं। जेरूशलम में एक मंदिर था जहां कामुक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। दरअसल ये प्रथाएं उस काल में विकसित कहे जाने वाले हर नगर में प्रचलित थी, लेकिन जब इन प्रथाओं का विकृत रूप सामने आने लगा तो इसका विरोध भी होने लगा और फिर इनको खत्म कर दिया गया। भारत में सतीत्व, पत्नीत्व को आदर देने की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था रूढ़ थी, तो इसलिए इनका एक अलग संसार बनता गया जो सामान्य लोगों के बीच यथार्थ से ज्यादा किस्से कहानियों की तरह उपस्थित थी। ऐसे व्यवस्थाएं वहां ज्यादा देखने को मिलती है जहां गणतंत्र या गणराज्य का जोर था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विश्व और भारत के समाज में वेश्याओं, नामों और कामों की, जो विभिन्न सोशल मीडिया सोर्सेस से एकत्रित की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।